सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेहलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने और उससे पिछली वीडियो में हमने जो मॉक टेस्ट नंबर 6 किया था, तो जिसने अभी तक उसको अटैम्प्ट नहीं किया है उसको जाके अटैम्प्ट कर लीजिए और आपका क्या स्कोर रहता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं माइनर्स के बारे में। इससे पहले भी हमने माइनर्स के बारे में पढ़ा है, तो आज इसका एक कंप्लीट टॉपिक भी ये हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं सारे के सारा जो सिलेबस होगा सब स्टाफ टू क्लरिकल का। और ये सभी बैंक्स के लिए सेम है। अभी तक हमने जो भी काम किया वो सभी बैंक्स के लिए सेम है। कुछ जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं कि SBI का करा दो या कैनरा का करा दो, तो अब तक जो हमने किया वो जर्नल बैंकिंग है जो कि सभी बैंकों के लिए सेम होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ PNB के लिए है। और ये जो आपका है, जो आपका सब स्टाफ टू क्लरिकल तो है ये, और जो स्केल 1 के लिए जो प्रमोशन होगी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, सिर्फ फ़र्क इसमें ये रहता है कि उसमें थोड़ा डीप में आ जाता है, इसमें थोड़ा इजी आ जाता है। और उसमें जो अलग आता है वो आपको पता है कि स्केल 1 में जो इससे जो अलग आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइनस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 every person who is domiciled in India will become major on completion of age of 18 years। कि जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट है 1875 उसके सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कि जो भी पर्सन इंडिया में है, डोमिसाइल है इंडिया के अंदर, वो जब उसकी एज 18 साल हो जाती है तो वो मेजर बन जाता है। यानी कि उससे पहले माइनर होगा और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, मेजर। माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो माइनर है वो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता, कोई कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता। माइनर कैन नॉट रेटिफाई एन एग्रीमेंट आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। और जब वो क्या बन जाता है, जब वो मेजोरिटी में जाता है, मेजर बन जाता है, उसके बाद भी वो किसी एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता। कि जैसे मान लो पहले माइनर था, वो एग्रीमेंट उसने कर लिया और उसके बाद उसकी मेजोरिटी आ गई, तो वो उसको रेटिफाई नहीं कर सकता कि हाँ ये जो, यानी कि अपना कंसेंट वो नहीं दे सकता कि ये जो एग्रीमेंट है सही है या गलत है। RBI हैज आल्सो अलाउड द माइनर टू ओपन द सेल्फ ऑपरेटेड डिपॉजिट अकाउंट। कि RBI ने जो माइनर को सेल्फ ऑपरेटेड जो सेविंग अकाउंट वो ओपन कर सकता है। ही हैज completed द एज ऑफ 10 years एंड इज लिटरेट। यानी कि कोई भी पर्सन जो कि 10 साल की एज का हो चुका है, लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा हो, तो RBI के अकॉर्डिंग वो अपना सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकता है। 2 माइनर्स कैन आल्सो ओपन जॉइंटली ऑपरेटेड डिपॉजिट अकाउंट। और 2 माइनर मिलके भी एक जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ ए गार्डियन इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर बिफोर ही अटेन्स द एज ऑफ 18 years देन दैट पर्सन शैल बी ए माइनर अनटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 20 years। यानी कि अगर कोर्ट के द्वारा कोई गार्डियन अपॉइंट किया गया है या फिर उसके प्रॉपर्टी के बेस पे, तो जो माइनर है और यानी कि 18 साल से पहले उसका जो कोर्ट ने उसका गार्डियन अपॉइंट कर दिया, तो वो मेजर कब बनेगा, वो मेजर बनेगा ही माइनर अनटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 21 ईयर्स। यानी कि वो कब मेजर माना जाएगा, वो मेजर माना जाएगा 21 ईयर्स पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ओनली सेविंग अकाउंट ऑफ माइनर शुड बी ओपन। कि माइनर का सिर्फ सेविंग अकाउंट खोलना चाहिए, विच विल बी ऑपरेटेड बाय हिज नेचुरल गार्डियन। उसके नेचुरल गार्डियन के द्वारा ऑपरेट होगा, यानी कि पेरेंट्स के द्वारा, और अपॉइंटेड बाय कोर्ट, जो कि कोर्ट के द्वारा गार्डियन अपॉइंट होगा, जिसे हम लीगल गार्डियन बोल देते हैं। एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द माइनर मस्ट बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड। और जो डेट ऑफ बर्थ है माइनर की वो रिकॉर्ड में बैंक को अपने पास रखनी होगी। आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी द सेड अकाउंट शुड बी क्लोज्ड एंड द बैलेंस शुड बी पेड टू माइनर। कि आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी यानी कि जब वो मेजोरिटी की एज में आ जाता है, माइनर से मेजर बन जाता है, उस वक्त उसका जो अकाउंट था वो बंद कर देना चाहिए। द अकाउंट शुड बी क्लोज्ड
एंड द बैलेंस शुड बी पेड टू माइनर, और जो उसका बैलेंस है वो माइनर को पे कर देना चाहिए। माइनर यानी कि जो अडल्ट है, जो अब अडल्ट हो चुका है, उसको वो पे कर देना चाहिए, उसको वो जो बैलेंस है उसका वो पे कर देना चाहिए। अभी हम इसी में आगे जाके पढ़ेंगे कि वो अगर हम बंद नहीं करते तो क्या करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो अकाउंट बंद ही कर दें, ठीक है। नॉमिनेशन इन सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट ऑफ ए माइनर शैल बी मेड बाय द नेचुरल गार्डियन। नॉमिनेशन की अगर बात करें तो सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट है जो माइनर का, उसके अंदर जो उसका नेचुरल गार्डियन है वो नॉमिनेशन उसके अंदर डाल सकता है, चेंज कर सकता है, फिर कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द वर्ड्स मदर एंड फादर डू नॉट इंक्लूड स्टेप मदर एंड फादर। अब जिसमें हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, मदर फादर की, तो उसमें स्टेप मदर और स्टेप फादर को इंक्लूड नहीं किया गया है, वो नेचुरल गार्डियन नहीं बनेंगे। अब ये भी आगे जाके पढ़ेंगे हम। इफ़ एनी ओवरड्राफ्ट और एडवांस इज गिवन इवन बाय मिस्टेक और अननोइंगली टू ए माइनर, देन बैंक या बैंकर कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन टू रिकवर दैट अमाउंट। यानी कि अगर बैंक ने गलती से कोई ओवरड्राफ्ट या एडवांस दे दिया है, चाहे वो मिस्टेक से दिया है, गलती से दिया है, या बिना जाने हो गया वो, टू ए माइनर, एक माइनर को दे दिया है, तो बैंकर कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन। तो जो बैंक है वो कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए, ठीक है। यानी कि कोई जो सेविंग अकाउंट था माइनर का, तो उसके अंदर अगर गलती से बैंक ने या तो जानबूझ के दिया, पता नहीं था, या फिर गलती से भी अगर उसके अंदर कोई ओवरड्राफ्ट दे दिया, एडवांस दे दिया, तो बैंक को कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता उस अमाउंट को वापस लेने के लिए। अगर माइनर खुद चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन बैंक कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। नेक्स्ट पॉइंट है टू माइनर्स कैन आल्सो ओपन सेविंग अकाउंट ऑपरेटेड बाय देयर गार्डियन। हमने पढ़ लिया कि दो माइनर एक जॉइंट अकाउंट खोल सकता है, उसको भी ऑपरेट करने का गार्डियन ही ऑपरेट करेगा। टेस्टामेंट्री गार्डियन कौन होता है? डेट इज अपॉइंटेड बाय विल ऑफ फादर। अब तीन गार्डियन हमने इसमें पढ़े, नेचुरल गार्डियन पेरेंट्स हो गए, लीगल गार्डियन हो गए जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और टेस्टामेंट्री गार्डियन क्या हो गए, जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? विल ऑफ फादर, फादर की विल के द्वारा। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी आने पर देर इज नो नीड टू क्लोज द अकाउंट, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि देर इज नो नीड टू क्लोज द अकाउंट, यानी कि जरूरी नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको क्लोज करो। एंड आफ्टर अटेनिंग साइंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इरेस्टवाइल माइनर द अकाउंट विल बी कंटिन्यू, यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है बंद करने की। दूसरी बात कि आफ्टर अटेनिंग द साइंस एंड आइडेंटिफिकेशन, किसकी? जो कि माइनर था। अरेस्ट वाइल माइनर क्या होगा? यानी कि जो पहले माइनर था उसकी, यानी कि अब मेजर हो चुका है, उसके साइन लेकर, उसके आइडेंटिफिकेशन लेकर उस अकाउंट को कंटिन्यू हम कर सकते हैं। नो कंसेंट ऑफ द गार्डियन इज रिक्वायर्ड, और अगर जो माइनर था वो मेजर हो गया है तो गार्डियन का कोई भी कंसेंट उसमें नहीं लेना पड़ेगा उसको। देखो पहला केस हमने पढ़ा था, उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है, और उसका जो पैसा है वो माइनर को दे देना चाहिए। दूसरा केस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको बंद करें, उसको हम चला के भी रख सकते हैं, बस उसमें क्या करना पड़ेगा कि जो माइनर जो पहले था, इरेस्टवाइल माइनर जो था, उसको अब उसके अंदर साइंस वगैरह करा के, उसके आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी पूरी KYC करवा के उस अकाउंट को कंटिन्यू रखा जा सकता है। और जो उसका नेचुरल गार्डियन था या कोई सा भी गार्डियन था, उसका कॉन्सेंट इसमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास है RBI ऑन बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बोथ मदर एंड फादर विल एक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ नेचुरल गार्डियन साइमल्टेनियसली, यानी कि RBI के ने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम बोलते हैं नेचुरल गार्डियन, तो नेचुरल गार्डियन के अंदर पेरेंट्स आता है, ना कि ऐसा नहीं होगा कि फादर बोला जाएगा। सिर्फ फादर और मदर को इक्वल राइट्स दिए गए हैं गार्डियन बनने के लिए, साइमल्टेनियसली वो दो नेचुरल गार्डियन उसके बनेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ, अगर दोनों गार्डियन की डेथ हो जाती है, द गार्डियन इज टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, तो जो गार्डियन है माइनर का वो कौन अपॉइंट करेगा? कोर्ट के द्वारा नया गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा। इन केस ऑफ द माइनर डाइस, अगर माइनर की डेथ हो जाती है जिसका अकाउंट था, द बैलेंस इन द अकाउंट विल बी पेड टू द लीगल हेयर्स ऑफ द माइनर, तो वो पैसा किसके पास जाएगा? जो लीगल हेयर्स होंगे माइनर के, उनके पास वो पैसा जाएगा।
इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, अगर जॉइंट अकाउंट है द बैलेंस विल बी हेल्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द गार्डियन, तो वो पैसा किसके पास हेल्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा गार्डियन के पास। नो ओवरड्राफ्ट लोन शुड बी गारंटीड टू ए माइनर इवन द सिक्योरिटी, इवन विद सिक्योरिटी। हमने पढ़ लिया कि कोई भी हम ओवरड्राफ्ट नहीं दे सकते, कोई भी एडवांस नहीं दे सकते माइनर को, क्योंकि कोई भी लीगल एक्शन बैंक नहीं ले सकेगा उसके बाद। इवन विद सिक्योरिटी, चाहे कोई सिक्योरिटी भी अगर प्लेज की जा रही है तब भी कोई भी ओवरड्राफ्ट लोन नहीं दिया जाना चाहिए माइनर को। ए माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, एक जो माइनर है वो बेनिफिट ले सकता है किसमें, पार्टनरशिप में, विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप। किसका कंसेंट लेकर, दूसरे पार्टनर का, पार्टनरशिप के अंदर जो दूसरे पार्टनर है उनका कंसेंट लेकर वो जो बेनिफिट ले सकता है पार्टनरशिप के, अदर पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप एक्ट, जो कि पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया, विद इन 6 मंथ आफ्टर ही अटेन्स मेजोरिटी, मेजोरिटी के अटेन करने के 6 मंथ के बाद की बात हो रही है, माइनर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। जब वो यानी कि मेजर बन जाएगा उसके 6 मंथ के अंदर वो पार्टनरशिप के अंदर अपने बेनिफिट ले सकता है। लेकिन ये जो माइनर को बताना पड़ता है कोर्ट को, पार्टनर को बताना पड़ता है कि उसने मेजोरिटी की एज कर ली है, तो अब वो इसमें बेनिफिट लेना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है माइनर कैन नॉट गिव स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो माइनर है वो पेमेंट स्टॉप करने के इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता इन पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर, बट ही हैज़ राइट टू डिमांड अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम बैंक, लेकिन उसके पास राइट है कि वो अकाउंट की स्टेटमेंट ले सकता है बैंक से। उसके बाद हमारे पास है नेचुरल गार्डियंस ऑफ माइनर, माइनर के जो नेचुरल गार्डियंस होते हैं वो कौन होते हैं। देखिए हिंदू का कौन होगा, फादर एंड आफ्टर द डेथ ऑफ फादर मदर, और वैसे ही यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही साइमल्टेनियसली गार्डियन हो सकते हैं। मैरिड हिंदू गर्ल जिसकी शादी हो चुकी है उसका गार्डियन कौन होगा, नेचुरल गार्डियन हस्बैंड। विडो हिंदू गर्ल जिसके यानी कि हस्बैंड की डेथ हो गई उसका गार्डियन कौन होगा, गार्डियन ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड का जो गार्डियन होगा वो उसका गार्डियन माना जाएगा। माइनर विद स्टेप फादर, यानी कि ऐसा माइनर है जिसके फादर की डेथ हो चुकी है तो अब उसका स्टेप फादर है, तो उस केस में मदर उसकी क्या होगी, नेचुरल गार्डियन होगी। अगर मदर की डेथ हो जाती है उसके बाद जो स्टेप फादर है वो उसका नेचुरल गार्डियन बनेगा। माइनर विद स्टेप मदर, यानी कि जिसकी मदर की डेथ हो गई है, दूसरी मदर है उसके पास अभी, तो उस केस में क्या होगा, फादर जो है उसका बायोलॉजिकली जो फादर है उसका वो उसका नेचुरल गार्डियन होगा, और फादर की डेथ के बाद उसकी जो स्टेप मदर है वो उसकी नेचुरल गार्डियन बन जाएगी। और लास्ट केस हमारे पास होता है मुस्लिम का, ये सारे हिंदू के केस थे। मुस्लिम केस में क्या होगा, फादर होगा, उसके बाद एंड आफ्टर हिम एग्जीक्यूटर ऑफ फादर्स विल, और फादर के बाद क्या होगा, जो उसके फादर की जो विल है उसके अकॉर्डिंग वो होगा, एक्सेप्ट मदर, मदर नहीं होगी, एंड आफ्टर हिम फादर्स फादर, उसके बाद क्या होगा, फादर का फादर। तो माइनर का टॉपिक हमारे पास ख़त्म हो गया है। तो इसमें अगर कोई भी डाउट हो आपका तो कमेंट में आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हो। तो ट्रस्ट अकाउंट नेक्स्ट हम करेंगे इसमें। नो बैंक अकाउंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट कैन बी ओपन विदाउट टेकिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द चैरिटी कमिश्नर, यानी कि जो ट्रस्ट का अकाउंट है, बैंक किसी भी पब्लिक ट्रस्ट का अकाउंट तब तक ओपन नहीं करेगा जब तक कि उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। किसके द्वारा इश्यू किया गया, चैरिटी कमिश्नर के द्वारा। और भी जो डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है फॉर प्राइवेट ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, अगर कोई प्राइवेट ट्रस्ट है, किसी पर्सन का ट्रस्ट है, तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, वो रजिस्टर करा भी सकता है ना भी कराए। फॉर पब्लिक ट्रस्ट, लेकिन जो पब्लिक ट्रस्ट है रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ए बैंक इज नॉट बाउंड बाई ट्रस्ट, अब जो बैंक है वो ट्रस्ट के द्वारा बाउंड नहीं होता, मीन्स देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक टू इंक्वायर एज द वेदर एन अकाउंट इज ट्रस्ट अकाउंट और नॉट, यानी कि बैंक की ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि वो इंक्वायरी करेगा कि ये जो अकाउंट है वो ट्रस्ट का अकाउंट है या फिर नहीं है, ऐसा कोई भी बाउंडेशन बैंक के ऊपर नहीं होता। इफ़ एनी वन ट्रस्टी डाइज, अगर
जितने भी ट्रस्टीज है उनमें से कोई ट्रस्टी की डेथ हो जाती है, द प्रोविजंस ऑफ ट्रस्ट डीड विल बी ऑपरेट। तो जो ट्रस्ट डीड में जो प्रोविजन दिया गया कि किस तरीके से आगे ऑपरेट होगा, उस तरीके से वो ऑपरेट होगा। इफ सोल ट्रस्टी डाइज, अगर सोल ट्रस्टी की ही डेथ हो जाती है, फर्दर ऑपरेशन इन द अकाउंट शुड बी स्टॉप्ड। तो आगे के जितने भी उसमें ऑपरेशन होने हैं अकाउंट के अंदर वो क्लोज कर दिए जाएंगे, स्टॉप कर दिए जाएंगे। एंड चेक ऑलरेडी साइंड बी पेड, लेकिन जो चेक पहले दे चुके हैं वो पेड होगा। अब जैसे हमने पढ़ा था कि अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी पर्सन ने किसी को चेक दिया है और उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो पेमेंट नहीं की जाएगी, लेकिन ट्रस्ट के केस में ऐसा नहीं है। ट्रस्ट के केस में जो चेक पहले साइन हो चुका है उसकी पेमेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर चेक कैन बी गिवन बाय एनी ट्रस्टी, यानी कि पेमेंट स्टॉप की इंस्ट्रक्शन कोई भी जो ट्रस्टी है वो दे सकता है। इवन हु इज नॉट ऑथोराइज टू ऑपरेट द ट्रस्ट अकाउंट, चाहे उसके पास ऑथराइजेशन ना भी हो कि वो ट्रस्ट के अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, फिर भी कोई भी ट्रस्टी स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन दे सकता है चेक के लिए। ट्रस्टी कैन नॉट डेलीगेट हिज पावर्स अनलेस इट इज प्रोवाइडेड इन द ट्रस्ट डीड, यानी कि जो ट्रस्टी है वो किसी दूसरे को अपनी पावर नहीं दे सकता अनलेस इट इज प्रोवाइडेड इन द ट्रस्ट डीड, यानी कि जब तक ट्रस्ट डीड के अंदर ऐसा कुछ मेंशन ना किया गया हो। पावर टू बोरो, ट्रस्टीज कैन नॉट बोरो अनलेस इट इज स्पेसिफाइड इन ट्रस्ट डीड, ट्रस्टीज है कुछ भी बोरो वो नहीं कर सकते जब तक कि ट्रस्ट डीड के अंदर ऐसा मेंशन ना किया गया हो। ट्रस्टीज डेथ, इंसेंटी और इंसॉल्वेंसी, अगर ट्रस्टी की डेथ हो जाती है या कोई पागल हो जाता है उसमें से, या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है ट्रस्ट की, चेक इशूड बाय द ट्रस्ट विल बी पेड इफ अदरवाइज इन ऑर्डर, यानी कि जो चेक है जो इशू हो चुके हैं ट्रस्टी के द्वारा वो पेड होंगे। ट्रस्ट अकाउंट इन इंडिया आर कंट्रोल बाय इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, जो ट्रस्ट अकाउंट्स हैं इंडिया के अंदर वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, किस एक्ट के अंदर वो आते हैं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। और जो प्राइवेट ये है प्राइवेट के लिए। एंड फॉर पब्लिक ट्रस्ट वो कौन सा होगा हमारे पास, फॉर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट फॉर पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट किसके लिए होता है, पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि किसी भी ट्रस्ट का अकाउंट ओपन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट हमारे पास है ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड चाहिए। दूसरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द चैरिटी कमिश्नर। और थर्ड हमारे पास है ट्रस्टीज रेजोल्यूशन, ये तीन चीज़ें चाहिए होती है किसी भी ट्रस्ट का अकाउंट ओपन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सोसाइटीज, क्लब्स, स्कूल्स। तो इसमें देखिए क्या होगा, क्लब्स, schools and other non-trading associations can form a society, एक सोसाइटी फॉर्म कर सकती है एंड गेट रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, यानी कि वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जो है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। बैंक डज नॉट ओपन द अकाउंट ऑफ एनी अनरजिस्टर्ड सोसाइटी, बैंक किसी भी अनरजिस्टर्ड सोसाइटी का अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन कमेटीज अकाउंट, कमेटी के अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बाय लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जिस भी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिफाइन किया गया है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू बाय द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए जो कि किसके द्वारा इशू किया गया है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़। एंड ऑफिस बैरियर और गवर्निंग बॉडी रिजोल्यूशन, गवर्निंग बॉडी रिजोल्यूशन इसमें चाहिए, जैसे उसमें पार्टनर का रिजोल्यूशन चाहिए था ट्रस्टी का। उसके बाद हमारे पास है अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, देखिए ये क्या होंगे हमारे पास, आर गवर्नड इन डिफरेंट स्टेट्स अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ दोज स्टेट, यानी कि अलग अलग स्टेट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वो बनेंगे। उसके बाद इसमें है दीज आर गवर्नड एज पर द रूल्स एंड बाई लॉज ऑफ द सोसाइटी, और जो भी सोसाइटी के रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, लॉ होंगे उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे। बिफोर ओपनिंग द अकाउंट ऑफ दीज सोसाइटीज़ इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग द अकाउंट इन फाइनेंशियल बैंक्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट,
और इस तरीके की किसी भी सोसाइटी का अकाउंट खोलने से पहले बैंक को ये इंश्योर करना होता है कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई गई है बैंक अकाउंट खोलने के लिए, या फिर किसके द्वारा लगाई गई है, नहीं लगाई गई है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है उसके ऊपर कि वो अकाउंट ओपन कर सकता है। ये पहले बैंक को इंश्योर करना पड़ता है। और नेक्स्ट है इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखे क्या होंगे, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ए कॉपी ऑफ द एक्ट और द नोटिफिकेशन अंडर विच द डिपार्टमेंट हैज बीन इस्टेब्लिश्ड, यानी कि कॉपी चाहिए ऑफ द एक्ट जिसके अंदर क्या हो गया, फिर नोटिफिकेशन चाहिए जिसके अंदर की जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है। उसके बाद रिजोल्यूशन पास्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर ओपनिंग द अकाउंट विच कंटेन द नेम ऑफ द बैंक एंड द नेम ऑफ द अकाउंट ऑपरेटर्स, और उसमें एक रिजोल्यूशन चाहिए डिपार्टमेंट का जिसके अंदर की बोला गया हो कि डिपार्टमेंट अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, बैंक का नाम चाहिए उसके अंदर कि किस बैंक के अंदर, और कौन कौन उसके अंदर अकाउंट के ऑपरेटर होंगे वो सभी कुछ उसके अंदर रिजोल्यूशन के अंदर लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस गिवन फॉर अकाउंट ऑपरेशन, और इंस्ट्रक्शन भी जब अकाउंट ओपन करेंगे तो इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि कौन अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, किस तरीके से अकाउंट ऑपरेट होगा। लिस्ट ऑफ अकाउंट ऑपरेटर, और पूरी की पूरी लिस्ट ली जाएगी कि कौन कौन इस जो अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। और लास्ट इसमें हमारे पास है बिफोर ओपनिंग द अकाउंट ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट ओपन करने से पहले द बैंक हैज़ टू इंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ द डिपार्टमेंट आर फॉलोड, और ये देखा जाएगा, ये इंश्योर करेगा बैंक कि जो डिपार्टमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स वगैरह फॉलो किए हैं, एंड देर इज नो वायलेशन ऑफ रूल्स, कोई भी वायलेशन रूल की नहीं हुई है, ये बैंक को इंश्योर करना पड़ेगा अकाउंट ओपन करने से पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। तो आज की वीडियो में इतना ही था हमारे पास, हमने पढ़ लिया माइनर, ट्रस्ट अकाउंट, और जो क्लब, स्कूल, सोसाइटी से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो हमने पढ़ लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। कोई भी डाउट आपका रहता है तो वो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। मॉक टेस्ट हमारे डलते जा रहे हैं और बहुत ही जल्द हमारे पास जो पीएनबी नॉलेज सेंटर के जो क्वेश्चंस है वो भी डलने स्टार्ट हो जाएंगे, और कोशिश करेंगे हम कि जो पीएनबी पथ प्रदर्शक है उसकी वीडियो भी डालना स्टार्ट कर दें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कोई भी अगर इंक्वायरी है, क्वेरी है तो कमेंट कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।